वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कविता पढ़ी थी माँ कहे एक कहानी। ये कविता आपकी एनसीईआरटी के बुक मल्हार में शामिल की गई है बेटे, 7th क्लास में, जो कि नई किताब आई है। तो बुक का इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है, पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। इसका अभ्यास कार्य भी मैंने आपको आधा करा दिया था। उसके आगे का अभ्यास कार्य हम आज के वीडियो में करेंगे। जैसा कि आपने देखा है बेटा, आपकी बुक में बहुत सारा अभ्यास कार्य है, बहुत ज्यादा अभ्यास कार्य दिया हुआ है, एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, इसलिए ये टाइम टेकिंग है, तो इसलिए वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं। आप लोग पेशेंस रख करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। जहां तक हमने अभ्यास कार्य किया था उससे आगे यहाँ आपको चर्चा करने के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। चर्चा करने के लिए आपके पास बहुत सारी बातें होनी चाहिए। तो आपको प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। तो चर्चा करने के लिए आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें पहला प्रश्न है, माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को ये कहानी सुना रहे होते तो कहानी को कैसे आगे बढ़ाते? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैसे माँ ने ये कहानी सुनाई थी बेटे को, तो उन्होंने इसका क्लाइमैक्स बेटे को नहीं सुनाया, उससे कहा कि तुम ही इसका निर्णय करो। तो अगर आप ये कहानी किसी को सुनाते तो आप इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाते? तो इसमें चर्चा के लिए आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं बेटे। इसमें मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं वो इस हिसाब से हैं कि यदि मैं किसी को ये कहानी सुना रहा होता तो मैं कहानी को निम्नलिखित तरीके से बढ़ाता। न्यायालय का दृश्य, मैं कहानी में ये वर्णन करता कि विवाद न्यायालय में पहुंचा, जहां एक निष्पक्ष न्यायाधीश ने, यानी कि जो इम्पार्शियल है, बिल्कुल ऐसे जज ने दोनों पक्षों यानी कि सिद्धार्थ या बच्चे के पिता और आखिर दोनों की बात सुनी। सिद्धार्थ ने तर्क दिया कि हंस एक निर्दोष प्राणी है और उसकी रक्षा करना नैतिक कर्तव्य है। आखिर ने दावा किया कि उसने पक्षी को, हंस को तीर से मारा है, इसलिए हंस को उसका है। ठीक है, आगे न्याय का निर्णय, न्यायाधीश ने दया और करुणा को प्राथमिकता देते हुए हंस को सिद्धार्थ को सौंपने का फैसला सुनाया। साथ ही आखिर को यह समझाया गया कि शिकार करना गलत है और उसे भविष्य में वन्य जीवों की रक्षा करने की सलाह दी। ठीक है, इसके बाद हंस की रिहाई, मैं कहानी में ये जोड़ता कि सिद्धार्थ ने हंस का इलाज करवाया और उसे स्वस्थ होने के बाद जंगल में आजाद कर दिया। इससे यह संदेश जाता कि सच्ची रक्षा का मतलब है प्राणी को उसकी प्राकृतिक जीवन लौटाना, उसकी स्वतंत्रता लौटाना। मैं कहानी को इस तरह आगे बढ़ाता ताकि ये बच्चों को न केवल नैतिकता सिखाए बल्कि उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित करे कि वे अपने जीवन में दया और न्याय को अपनाएं। हंस की रिहाई और आखेटक को शिक्षा इसका मैं समावेश करती कहानी में और इसको प्रभावशाली बनाता, क्योंकि ये सुधार और करुणा के महत्व को दर्शाता। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको जो दिया गया है इसमें है, मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही। हंस और तीर चलाने वाला, तो कल्पना करें कि जब हंस को तीर से चोट लगी तब हंस और तीर चलाने वाले के बीच क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए। तो इसके उत्तर मैंने आपके लिए लिखी हैं। कल्पनापूर्ण संवाद है, कल्पना से मैंने ये संवाद लिखा है, यानी कि मेरे हिसाब से ये डायलॉग होते हैं उन दोनों के। तो स्थान उपवन है, जहां हंस तीर लगने से घायल होकर जमीन पर गिरा हुआ है। आखिर तक उसे उठाने के लिए पास आता है। हंस जो अभी जीवित है और बोल सकता है, वो आखिर तक से कहता है, हंस दर्द से कराहते हुए कहता है, रुको मानव, तुमने मेरे शरीर में तीर क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो आखेटक दर्द से कहता, क्योंकि अभी तो घमंड से भरा हुआ था, तो कहता, तू मेरा शिकार है हंस, मैंने तुझ पर तीर चलाया और अब तो मेरा है, ये मेरा अधिकार है। तो यहाँ पर हंस करुण स्वर में कहता, क्या किसी के जीवन को छीनना तुम्हारा अधिकार है? मैं तो इस उपवन में स्वतंत्र उड़ रहा था, अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढ रहा था, मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं? तो आखेटक जो कि शिकारी है वो कहता कठोरता से, यह प्रकृति का नियम है, शिकारी शिकार करता है, मैंने तुझे चुना क्योंकि तू सुंदर और तेज था, तेरे मांस और पंख मेरे लिए कीमती है। अब हंस नैतिक तर्क देते हुए कहता है, प्रकृति का नियम जीवन को बनाए रखना है, ना कि नष्ट करना। यदि तुम मुझे मारोगे तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्या तुम्हारे मन में दया नहीं? क्या तुम अपने परिवार के लिए ऐसा चाहोगे? आखेटक कुछ सोचते हुए लेकिन जिद करते हुए कहता है, मुझे दया की बातें मत सिखा, मैंने मेहनत से तुझ पर निशाना साधा,
तू अब मेरा शिकार है और मैं तुझे ले जाऊं। तो हंस आखिरी में कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दे। यदि तू मुझे बचा ले तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। मेरे जैसे निर्दोष प्राणी की रक्षा करने से तेरा मन शुद्ध होगा। क्या तू हिंसा की बजाय करुणा को नहीं चुन सकता? आखेटा कुछ रुक करके कहता है, तेरी बातें मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन मैंने तुझे घायल किया है। अब तुझे छोड़ने से मेरा शिकार व्यर्थ हो जाएगा। तो हंस कहता है दृढ़ता से, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। यदि तू मुझे छोड़ दे तो तू एक जीवन बचाने का पुण्य कमाएगा। ये तुझ पर निर्भर है कि तू हिंसा चुनता है या दया। इसके बाद सिद्धार्थ वहां आता है और हंस को बचाने के लिए आखेटक से बहस शुरू करता है, जैसा कि कविता में बताया गया है। इसके बाद प्रश्न है आपका, मान लीजिए माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके पात्र हैं, आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर मैंने जो लिखा है, पात्र का चयन, मैं पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति यानी कि सिद्धार्थ बनना चाहूंगा। कारण क्या है? दया और करुणा का प्रतीक। सिद्धार्थ का पात्र दया, करुणा और नैतिकता का प्रतीक है। वो घायल हंस को बचाने के लिए न केवल आखेटक से बहस करता है बल्कि उसे न्यायालय तक ले जाता है। ये दर्शाता है कि वह निर्दोष की रक्षा के लिए दृढ़ है, वचनबद्ध है। ठीक है, सिद्धार्थ की भूमिका प्रेरणादायक है क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ खड़ा होता है और दया को प्राथमिकता देता है। वो मुझे अपने जीवन में कमजोर और निर्दोष लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आगे आप लिख सकते हैं, सिद्धार्थ का आखेटक से विवाद करना और अपनी बात पर अडिग रहना उसके नैतिक साहस को दर्शाता है। मैं भी ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो सही के लिए निडर होकर लड़े। तो सिद्धार्थ का कार्य यानी कि हंस को बचाना कहानी में एक सकारात्मक बदलाव लाता है। ये मुझे ये विश्वास दिलाता है कि एक व्यक्ति के प्रयास से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। सिद्धार्थ की तरह मैं भी अपने आसपास के लोगों या जानवरों की मदद करना चाहता हूँ, जैसे कि किसी जानवर को बचाना या किसी कमजोर व्यक्ति का समर्थन। आगे है वैकल्पिक पात्र। अगर मान लो कोई पात्र जोड़ा जाए, इसमें मुझे कोई पात्र जोड़ना हो, नया पात्र जोड़ना हो, तो मैं उपवन का एक रखवाला बनना चाहूंगा जो उपवन में शिकार को रोकने के लिए नियम बनाए और वन्य जीवों की रक्षा करे। तो ये पात्र कहानी में पर्यावरण संरक्षण का संदेश जोड़ता है। ठीक है, आगे है संवाद पहचाने। तो कविता में आपको ये प्रश्न दिया गया है आगे अभ्यास कार्य में। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है ये नहीं बताया गया है। तो आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा है और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन आपको दिया गया है। जैसे माँ कहे एक कहानी, तो माँ कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यानी कि पुत्र जो कह रहा है वो पुत्र के कॉलम में आ जाएगा इस तरफ को लेफ्ट साइड में, और जो माँ कह रही हो इधर आ गया है यहाँ पर। ऐसे आप लिखेंगे। हालांकि मैंने पूरी की पूरी टेबल बनाई है, वहां से आप देख लीजिए। माँ कह एक कहानी राहुल ने कहा है। कविता की शुरुआत में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने की मांग करता है। तो माँ कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ यशोधरा कहती है। उसके बाद बेटा कहता है, हाँ माँ यही कहानी। फिर माँ कहती है मुझसे यह चेटी। बेटा ही कहता है ये लाइन फिर से, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। राहुल कहता है, अपनी माँ को चेटी की बात दोहरा कर कहता है, जिसमें वो अपनी माँ को अपनी नानी की बेटी बताता है। फिर माँ कहती है, तू हठी मानधन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे। यहाँ माँ बेटे को हठी कहती है और कहानी कहना शुरू करती है। आगे बेटा प्रश्न करता है, लहराता था पानी। राहुल जिज्ञासावश पूछता है कि क्या उपवन में पानी लहरा रहा था। आगे कहते हैं, हुई पक्ष की हानि। राहुल कहानी में आगे पूछता है कि क्या पक्षी को चोट लगी। तो राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। माँ यशोधरा कहती है इस बातों के, राहुल तू निर्णय ले। माँ राहुल से कहानी का निर्णय मांगती है और उससे निडर होकर के जवाब देने के लिए मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है। आगे वो कहता है, माँ मेरी क्या जानी मैं सुन रहा कहानी। यानी कि वो कहता है कि अपनी माँ से कहता है कि वो अभी कहानी सुन रहा है और जवाब देने से पहले सोच रहा है। आगे कहता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, पर भक्षक को वारे न्याय दया का दान। यहाँ पर राहुल जो है अंत में अपनी समझ के आधार पर जवाब देता है, जो कि कहानी का नैतिक निष्कर्ष है। आगे कहता है, न्याय दया का दानी
तूने सुनी कहानी। माँ राहुल के जवाब की पुष्टि करती है, उससे संतुष्ट होती है और कहती है कि न्याय दया का दानी है, और कहानी को यहीं पर समाप्त कर देती है। तो ये था संवाद। आगे कविता की विशेषताओं की सूची बनाएं। ये आपको आपकी बुक में मिलान करने के लिए दिया गया है। यहाँ से हम करेंगे। प्रकृति से जुड़े हुए कुछ शब्द आपकी कविता में आए हैं, यहाँ पर उनको आपने लिखना है। क्या क्या शब्द आए हैं आपको पता होंगे। यहाँ पर उपवन आया है, साथ में और कौन कौन से शब्द आए हैं उनको हमने यहाँ पर लिखना है। तो प्रकृति से जुड़े हुए शब्द यहाँ पर जो आए हैं, सबसे पहले आपका आया है सुरभि। सुरभि का मतलब होता है ठंडी हवा, ठीक है, सुरभि शब्द आया है आपका। उसके बाद आया है फूल। उपवन में फूल खिले थे तो फूल लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद आपका शब्द आया है हिम बिंदु। हिम बिंदु कहते हैं ओस को, ठीक है, हिम बिंदु शब्द आया है आपका। उसके बाद शब्द आया है आपका पानी शब्द आया है, साथ में खग शब्द आया है, खग यानी कि पक्षी, और साथ में आपके यहाँ पर आया है। तो ये मिलान चिन्ह हम लोग कर लेते हैं। अब चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ आता है आपका पहला सेंटेंस है, कहती है मुझसे यह चेटी। चेटी कहते हैं दासी को। यहाँ पर इसका अर्थ बनता है कि ये, यहाँ पर आपका बनेगा कहती है मुझसे यह चेटी, इसका बनेगा ये सेविका मुझसे कहती है, ठीक है। अगला, तू है हठी मान धन मेरे। तू है हठी मान धन मेरे का बनेगा हे मेरे पुत्र, तू बहुत हठ करता है। इसके बाद झलमल कर हिम बिंदु खिले थे। इसका मतलब है हिमकण ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, ठीक है। इसके बाद है गिरा बिद होकर खर शर्ष, यानी कि तीर से घायल होकर के, जो तेज धार वाला तीर था उससे घायल होकर गिर गया। ये बनेगा तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गए। आगे है कह दे निर्भय जय हो जिसका, यानी कि तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। उसके बाद है तब उभय आग्रही थे स्विषय में। इससे पहले रह गया तूने गुनी कहानी, यानी कि तूने कहानी को समझ लिया है। इसके बाद है उभय आग्रही थे स्विषय में, यानी कि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उसके बाद है तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी, यानी कि तब उस तीर चलाने वाले ने हठ करने का निश्चय कर लिया। उसके बाद है रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का दानी, यानी कि न्याय और दया में दया सम्मिलित होती है और न्याय मानने वाले के स्थान पर बचाने वाले के पक्ष लेता है। आगे एक बीच में रह गया हुआ विवाद सदैव निर्दय में, इसका आ जाएगा आपका दयालु और निर्दयी के बीच में झगड़ा। ये आपके मिलान चिन्ह हो गए कंप्लीट। इसके बाद आपको दिया गया है कविता की रचना। एक राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं, तो इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और भी ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इससे कविता में सौंदर्य में भी वृद्धि हुई, यानी कि सुंदरता भी बढ़ी। तो आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कि कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहते हैं। तो इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए, ये आपको करना है। और साथ में नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और पंक्तियां दी गई हैं, जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में से एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए पहले हम इनकी विशेषताएं लिख लेते हैं। तो कविता की विशेषताओं की सूची यहाँ पर है आपके सामने। सबसे पहली संवादात्मक शैली, यानी कि कविता में माँ और पुत्र दोनों के बीच संवाद के रूप में लिखी गई है। उदाहरण है माँ कह एक कहानी और राहुल से कहती है तू निर्णय कर इसका। तो ये शैली कविता को जीवंत बनाती है, रोचक बनाती है, जैसे कि पाठक उनके बीच की बातचीत का हिस्सा। तो संवाद यहाँ पर प्रश्न उत्तर के रूप में है, जो कि जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। दूसरा, नैतिक और शिक्षाप्रद संदेश है इस कविता में। कविता का मुख्य उद्देश्य है दया, करुणा, न्याय जैसे नैतिक मूल्यों को सिखाना। यह माँ के माध्यम से राहुल को नैतिक शिक्षा देने का एक सशक्त माध्यम है। जैसे कि उदाहरण है न्याय दया का दानी। ये पंक्ति दर्शाती है कि सच्चा न्याय दया पर आधारित होता है। साथ में प्रकृति का सुंदर चित्रण।
तो कविता में उपवन और प्रकृति का सुंदर वर्णन है, जो कि कहानी को दृश्यात्मक बनाता है। ऐसे लगता है कि जैसे हम कहानी को देख ही रहे हैं। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पर, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झीके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो ये वर्णन पाठक के मन में एक शांत और सुंदर दृश्य बनाता है। इसे देख करके हम एक ऐसी जगह की कल्पना करने लग जाते हैं। साथ में तुकबंदी है कविता में। तो कविता की पंक्तियों में जो अंतिम शब्द है उनकी ध्वनि मिलती जुलती होती है, जिसे राइमिंग कहा जाता है बेटे। तो उदाहरण है कहानी, नानी, पानी, हानि, ये शब्द आए हैं आपके इसमें। और कविता को ये लयबद्ध बनाते हैं, कर्णप्रिय बनाते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। तो ये विशेषता जो होती है तुकबंदी, ये बच्चों के लिए कविता को आकर्षक बनाती है। आगे शब्दों का दोहराव किया गया है जगह जगह। कुछ शब्दों या वाक्यांशों को बार बार दोहराया गया है, जिससे कहानी में स्पेशल इफेक्ट आता है। तो जैसे कि न्याय दया का दानी कविता लाइन जो है इसे 2 बार बोला गया है, जो कि नैतिक संदेश पर बल देती है। तो ये दोहराव कविता को यादगार बनाता है, याद करने में आसान बनाता है। साथ में विपरीत अर्थ वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है एक साथ, जैसे इससे भाव गहरा होता है। जैसे कि सदैव निर्दय और रक्षक भक्षक, ये दया और हिंसा के बीच के संघर्ष को उजागर करता है। ये विशेषता कविता को वैचारिक और दार्शनिक बनाती है। ठीक है बेटे। आगे अनुप्रास। तो एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों का एक पंक्ति में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे अनुप्रास कहते हैं। इससे लयबद्धता बनती है। जैसे वर्ण वर्ण, 2 जगह वाह आ गया, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होता है। हल्के झीके हिले मिले थे में ह की बार बार आवृत्ति हो रही, हा बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे आप लोग गाना गाते थे, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, इसमें च बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो ये कविता को संगीतमय बनाता है, आकर्षक बनाता है। साथ में इस कविता में प्रश्न उत्तर शैली है। कविता में राहुल के प्रश्न हैं, लहराता था पानी, हुई पक्ष की हानि, और माँ के उत्तर हैं, राहुल तो निर्णय कर इसका। प्रश्न उत्तर शैली को दर्शाते हैं ये सारे के सारे। ये शैली पाठक को कहानी में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। तो यह कविता को शिक्षाप्रद बनाता है, विचारोत्तेजक बनाता है, यानी कि लोगों को इस कविता को सुनने के बाद सोचने के लिए मजबूर करता है। साथ में इसमें भावनात्मक प्रभाव है। कविता माँ बेटे के प्रेम पूर्ण रिश्ते, जिज्ञासा और नैतिकता के भाव को जगाती है। जैसे कि उदाहरण है, तो हठी मानधन मेरे में माँ का प्रेम और स्नेह झलकता है। ये पाठक के मन में करुणा, प्रेम, नैतिकता के लिए सम्मान का भाव पैदा करता है। साथ में लोक कथा शैली का इस पर असर दिखाई पड़ता है। कविता एक लोक कथा की तरह लिखी गई है, जिसमें एक साधारण सी कहानी है, एक घायल हंस है, उस पर विवाद है। इसके माध्यम से बहुत ही गहरा नैतिक संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो यह शैली बच्चों और बड़ों को सभी को आकर्षित करती है। ये कविता को सरल बनाती है, लेकिन बहुत ही गहरे अर्थ वाली बनाती है। साथ में शब्दों की वर्तनी में परिवर्तन किया गया है। वो शब्दों की वर्तनी को बदल करके पुराने शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जैसे तात, तात कहा जाता है पिता को, खगभक्षी यानी कि पक्षी को खाने वाला, मानधन यानी कि पुत्र। ये कविता को पारंपरिक बनाते हैं, साहित्यिक बनाते हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली जो थी, उसकी हिंदी की विशेषता को दर्शाता है। मैथिली शरण गुप्त इस तरह की भाषा का इस्तेमाल खास तौर पर किया करते हैं। साथ में जिज्ञासा और रचनात्मकता को मोटिवेट करती है ये कविता। कविता राहुल से निर्णय मांगती है माँ, तो राहुल तो निर्णय कर इसका। इससे क्या होता है कि पाठक की जिज्ञासा जागती है और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। पाठक देखना चाहता है, सुनना चाहता है कि राहुल इसमें क्या निर्णय करे। तो ये पाठक को कहानी के निष्कर्ष पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। ये कविता को एक शिक्षण उपकरण बनाता है, यानी कि एक तरीके से ये सभी को सोचने के लिए कविता मजबूर करती है। तो ये थी सारी की सारी आपकी कविता की विशेषताएं। इसके बाद आपको कविता की विशेषताएं दी हुई हैं, इन्हें आपको मिलान करना है सही जगह पर। तो चलिए हम इनको मिलान भी कर लेते हैं। संवाद दिए गए हैं, जहां पर संवाद दिए हुए हैं कविता में। कहाँ है संवाद? देखिए, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कविता के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। अंतिम शब्द की ध्वनि मिलती जुलती है, तो ये तू हठी मान धन मेरे, और ये हो जाएगा आपका। इसके बाद कुछ विपरीत अर्थक शब्द साथ में आए हैं, जैसे कि हुआ विवाद सदैव निर्दय। ठीक है, ठीक है बेटे। इसके बाद कोमल कठिन कहानी, कोमल कठिन कहानी, ये भी विपरीत अर्थक। कोमल और कठिन एक तरीके से लगभग लगभग विपरीत अर्थक शब्द हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये विपरीत अर्थक में आएगा। 2 शब्द साथ साथ आए हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे आएगा। शब्द साथ साथ आए हैं तो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे आएगा।
और विपरीतार्थक शब्द आए हैं, इसमें आपके ये आएंगे, सहृदय वाला और कोमल कठिन कहानी, ये दो आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद प्रकृति का वर्णन किया गया है, तो प्रकृति का वर्णन यही है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, यही वापस मिल जाएगा आपका। आगे है, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। इस तरह के क्या क्या है, एक तो है आपका हुई पक्ष की हानि, और साथ में तू है हठी मानधन मेरे, ये आ जाएगा, और कोमल कठिन कहानी, ये भी आ जाएगा, और वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, ये भी आ जाएगा आपका वैसे तो। अगला है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो प्रश्न उत्तर आपके यहीं दिए गए हैं। बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। ठीक है, अगला है शब्द की वर्तनी बदलकर इस्तेमाल किया गया, शब्द की वर्तनी यानी कि उसका शब्द का बोलते हैं उसको बदल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर कोई पक्ष की हानि, पक्ष कहा गया है पक्षी को, और हानि कहा गया है हानि को। ठीक है, और इसके अलावा मुझे फिलहाल यहाँ पर कोई और नहीं दिख रहा है, आप बता सकते एक चेटी, शब्द की वर्तनी बदल के एक चेटी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है बेटे, ये आपके मिलान चिन्ह हो जाएंगे, इनको आप आराम से कर लें सभी को। उसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया है रूप बदलकर, तो सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तो कविता की इन पंक्तियों को रूप बदल के ऐसे लिखा जा सकता है कि सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। तो इसी तरीके से आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद की तरह लिखो। कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर मैंने एक पैराग्राफ कहा गया है, थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए ले लिया है। तो कहा है कि मुझे ये दासी कहती है, मुझसे ये दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, माँ कहानी कहना, भले लेटे लेटे ही कहे, उस कहानी में राजा था या रानी थी, माँ कहानी कहना। तो माँ कहती है पुत्र तू बहुत हठी है, सुन, उपवन में तेरे पिता भ्रमण करते थे जहाँ बहुत सुंदर हवा बहा करती थी। सुंदर हवा बहा करती थी, हाँ हाँ माँ वही कहानी कहे। आगे, वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और ओस की बूंदें झिलमिल करती थी, हवा के हल्के हल्के झोंके आते रहते थे और पानी लहराया। तो इस तरीके से हमने कविता को दूसरे स्टाइल में लिख दिया है यहाँ पर, जैसे कि आपको अभ्यास कार्य में लिखने के लिए कहा गया था। आपका अगला प्रश्न है कविता में विराम चिन्ह। माँ कह एक कहानी, इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिख रहे हैं, जैसे कि अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुको। पूर्ण विराम मतलब वाक्य पूरा हो चुका, पूरा पॉज लेना। उद्धरण चिन्ह मतलब इनके बीच में किसी की कही हुई बात होती, किसी ने जो बात कही उसको ठीक उसी के शब्दों में जब लिखना होता है तो हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ये बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना। पहली बात तो ये पता चल रही है। दूसरा, कौन सी पंक्ति किसने कही है, पुत्र ने या माँ ने। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंसेस हैं उनसे पता चल रहा है। और कहाँ प्रश्न पूछा गया है, वहां जो है क्वेश्चन मार्क है, और कौन सी बात आश्चर्य के साथ बोली गई है वहां पर, ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, इसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। तो आपको एक कविता का अंश दे दिया गया है, इसमें आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए है कविता का अंश विराम चिन्हों के साथ। तो राहुल तू का निर्णय इसमें, तो राहुल इन्वर्टेड कॉमा में ले लिए बात पूरी की पूरी। न्याय पक्ष लेता है किसका, यहाँ पर आपका सेमीकोलन आ गया, सॉरी यहाँ पर आपका अल्प विराम आ गया। न्याय पक्ष लेता है किसका में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। कह दे निर्भय जय हो किसका, मतलब निर्भय होकर कह दे के बाद अल्प विराम, जय हो जिसका के बाद आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। सुन लूं तेरी जानी, मतलब मैं तेरी जुबान से सुन लूं, इसके बाद माँ की बात खत्म हो जाती है तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ पर जो है कॉमा बंद कर दिए गए। आगे है माँ मेरी क्या जानी, मेरी जानकारी में क्या है, मैं सुन रहा कहानी। माँ मेरी क्या जाने के बाद क्वेश्चन मार्क आ गया है, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर राहुल की बात पूरी कर दी गई है। यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर खत्म की गई है राहुल की बात। तो कहता है मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे के बाद अल्प विराम आ गया, तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, कोई उसे क्यों ना उबारे, क्यों ना उसे बचाए के बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद
रक्षक पर भक्षक को वादे के बाद अल्प विराम, उसके बाद न्याय दया का दानी कहने के बाद पूर्ण विराम आ गया है और राहुल की बात खत्म हो गई है, तो ये कॉमा भी बंद कर दी। आगे फिर से माँ की बात शुरू होती है, न्याय दया का दानी, माँ की बात शुरू होती है, आपके कॉमा आ गए, और न्याय दया का दानी के बाद अल्प विराम, और तूने सुनी कहानी के बाद पूर्ण विराम आ गया और ये कॉमा बंद कर देता है आपके ब्रैकेट। तो विराम चिन्हों के प्रयोग का औचित्य क्या होता है? यह है उदाहरण चिन्ह, जो कि कविता में माँ और पुत्र के बीच के संवाद में इस्तेमाल किए गए हैं। हर संवाद को उदाहरण चिन्हों के अंदर रखा गया है ताकि ये स्पष्ट हो कि कौन बोल रहा है। जैसे कि राहुल तू कर निर्णय इसका, ये माँ बोल रही है, और माँ मेरी क्या जानी में उदाहरण चिन्ह संवाद को अलग करने के लिए इस्तेमाल। अल्प विराम कहाँ इस्तेमाल किया गया है? जहां पर थोड़ा ठहराव हो, जैसे कि राहुल तू निर्णय कर इसका में राहुल संबोधन है, उसके बाद अल्प विराम लगाया गया। ये कविता की लय बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। अगला है प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनके अंत में प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, जैसे न्याय पक्ष लेता है किसका और माँ मेरी क्या जानी, ये दोनों के दोनों में माँ और राहुल प्रश्न पूछ रहे हैं। ये कविता की जिज्ञासु शैली को, संवादात्मक शैली को उजागर कर रही है कि दोनों प्रश्नोत्तर शैली में बात चल रही है। इसके बाद है विस्मय आदि बोधक चिन्ह का हमने इस्तेमाल किया है इसमें, जो कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, उत्साह के लिए, प्रोत्साहन के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने किया है, कर दे निर्भय, कह दे निर्भय, जय हो जिसका, जिसकी जीत हो तो निर्भय होकर कह दे। यहाँ माँ राहुल को निडर होकर जवाब देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करना सही। आगे है पूर्ण विराम, जहां पर वाक्य खत्म हो जाता है, विचार पूर्ण हो जाता है, उसे दर्शाने के लिए पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने किया है, सुन लो तेरी जानी और न्याय दया का दानी में पूर्ण विराम वाक्य को खत्म। तो इस कविता में विचारों को स्पष्ट रूप से अलग करने में मदद करता है ये पूर्ण विराम। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा खत्म हो जाता है। तो विराम चिन्हों को लगाने से कविता की संवादात्मक शैली, भाव और लय स्पष्ट होती है। उदाहरण चिन्ह माँ और पुत्र के संवाद को अलग करते हैं, जबकि प्रश्न चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो कविता की जिज्ञासा को और प्रोत्साहन को उजागर करते हैं। अल्प विराम और पूर्ण विराम कविता को पठनीय बनाते हैं, लयबद्ध बनाते हैं, मतलब राइमिंग बनाते हैं उसको, और ये प्रक्रिया कविता के अर्थ को, भाव को गहराई से समझने में हमारी मदद। तो ये हो गया आपका विराम चिन्ह वाले प्रश्न का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके प्रश्न है पाठ से आगे आपकी बात। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, मतलब सुन उपवन में बड़े सुबह सुबह तेरे तात यानी कि पिता भ्रमण किया करते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है पाठ से आगे। पाठ में नहीं मिलेगा आपको कि आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको करा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं हम लोग। मैं और मेरे परिजन अक्सर सुबह के समय नजदीकी पार्क, उद्यान या नदी के किनारे भ्रमण के लिए जाते हैं। कभी कभी हम शहर के बाहर किसी प्राकृतिक स्थान जैसे पहाड़ी क्षेत्र या जंगल में भी जाते हैं, जैसे कि दिल्ली में लोधी गार्डन या भारतपुर के केवलादीप राष्ट्रीय उद्यान जैसी जगहों पर जाते हैं। अब हम क्यों जाते हैं? स्वास्थ्य लाभ के लिए। सुबह की सैर से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ताजी हवा और व्यायाम तनाव कम करते हैं। दूसरा, प्रकृति से जुड़ाव होता है। उपवन या प्राकृतिक स्थानों पर भ्रमण करने से हम प्रकृति के करीब महसूस करते हैं। जैसे कविता में उपवन का वर्णन है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे जो कि मन को शांति थी। ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें पारिवारिक समय होता है, साथ में इसमें और कारण भी होते हैं। भ्रमण के दौरान परिवार के साथ बातचीत और एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है हमें, और साथ में प्रेरणा मिलती है। प्राकृतिक सुंदरता हमें नई ऊर्जा, नए विचार देती है, जो कि दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी। अगला प्रश्न है आपका कि इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किससे कहानी सुनते हैं और वे कौन? आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हैं? तो मैं किस किससे कहानी सुनता हूँ और वो कौन है का उत्तर है माता पिता। मेरी माँ और पिता बचपन में मुझे पंचतंत्र, रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे। मैंने बेटा अपना आंसर लिखा है, आप अपना आंसर कुछ और है तो वो लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरी माँ ने मुझे सावित्री सत्यवान की कहानी सुनाई थी। दादा दादी मुझे कहानी सुनाते थे। तो वो कौन सी कहानी सुनाते थे? मेरे दादाजी मुझे लोक कथाएं और गांव की कहानियां सुनाते थे, जैसे राजा और भिखारी, चतुर खरगोश। मेरे शिक्षक कहानियां सुनाया करते थे। स्कूल में शिक्षक हमें नैतिक कहानियां या साहित्यिक कहानियां सुनाते थे, जैसे कि कबीर के दोहे, प्रेमचंद की कहानियां। हमारे मित्र भी कभी कभी कहानियां सुनाते हैं।
तो कभी कभी मित्रों के साथ मजेदार या काल्पनिक कहानियां साझा होती हैं, जैसे कि सुपर हीरो या डरावनी कहानियां। अब मैं किसको और कौन सी कहानी सुनाता हूँ? मैं किसे सुनाता हूँ? छोटे भाई बहन को या कजिन्स को, चचेरे भाई बहनों को। मैं अपने छोटी भाई बहन को अकबर बीरबल की कहानियां सुनाता हूँ, पंचतंत्र की कहानियां सुनाता हूँ, जैसे कि बंदर और मगरमच्छ। ये कहानियां मनोरंजक होती हैं और शिक्षाप्रद भी होती हैं। साथ मित्रों को कहानी सुनाते हैं हम। मित्रों को भी हम कभी कभी स्कूल की मजेदार घटनाओं की कहानियां या फिल्मों की कहानियां सुनाते हैं। स्कूल में प्रस्तुति देते हैं। कक्षा में हम विक्रम बेताल की कहानी सुनाई थी एक बार, मैंने लिख दिया है आपके लिए, जो कि नैतिकता और बुद्धिमत्ता पर आधारित। आगे है, अगला प्रश्न है आपके लिए। माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया। क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है और क्यों? क्या आपसे पूछा गया है ये? तो मेरे विचार से जो है मैं वो बता रही हूँ, आप अपने विचार से लिख सकते हैं। तो मेरे विचार से कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही होता है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, मैंने कई कारण लिखे हैं आपके लिए। पहला कारण होता है जिज्ञासा बढ़ना। तो प्रश्न पूछने से श्रोता की जिज्ञासा बढ़ती है, यानी कि क्यूरियोसिटी जागती है उसकी, और वो कहानी में ज्यादा रुचि लेता है। कविता में माँ का प्रश्न है कि राहुल तू निर्णय कर इसका, तो राहुल को कहानी के नैतिक संदेश पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। और शिक्षण विधि होती है एक तरीके से, प्रश्न पूछना एक प्रभावी शिक्षण विधि होती है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रोता कहानी को केवल सुन नहीं रहा है बल्कि उसे समझ भी रहा है। तो माँ का प्रश्न राहुल की नैतिक समझ को विकसित करने के लिए था। साथ में कहानी को संवादात्मक बनाने के लिए प्रश्न कहानी को संवादात्मक बनाना, जिससे श्रोता और कहानीकार के बीच एक जुड़ाव बनता है। कहानी में राहुल के जवाब माँ मेरी क्या जानी से पता चलता है कि वो कहानी में सक्रिय रूप से शामिल है, कहानी को ध्यान से सुन रहा है। साथ में गहन विचार को प्रोत्साहन मिलता है। श्रोता जो होता है गहराई से सोचने के लिए, कहानी के संदेश को अपने जीवन से जोड़ने के लिए प्रेरित होता है। माँ का प्रश्न राहुल को दया और न्याय पर विचार करने के लिए प्रेरित कर। हालांकि कुछ मामलों में ये गलत भी हो सकता है। अगर प्रश्न बहुत बार पूछे जाए तो कहानी का लय टूट जाता है, प्रवाह टूट जाता है, श्रोता का ध्यान भटक सकता है। और साथ में अगर प्रश्न बहुत ज्यादा जटिल हो तो छोटे बच्चों को समझने में कठिनाई हो सकती है और कहानी का जो मजा आता है वो टूट सकता है। तो माँ का कहानी के बीच में प्रश्न पूछना सही था, क्योंकि वो राहुल को नैतिकता सिखाने की बात सोच रही थी और उसकी सोच को प्रेरित करने का एक तरीका था। तो कहानी में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने का हट करता। अगला प्रश्न आ गया आपका। तो कहानी में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है। क्या आपका भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ, तो वो कहानी कौन सी है और क्यों? यहाँ पर मैंने उत्तर दिया है अपने हिसाब से। हाँ, मेरा भी कभी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है, और कहानी मेरी पसंदीदा कहानी है पंचतंत्र की बंदर और मगरमच्छ। क्यों? क्योंकि ये मनोरंजक है और हास्य। ये कहानी बहुत मजेदार है, खासकर जब बंदर अपनी चतुराई से मगरमच्छ को मूर्ख बनाता है। ये मुझे बहुत बार हंसाती है। साथ में ये नैतिक संदेश देती है ये कहानी कि बुद्धिमानी और सावधानी से मुश्किल परिस्थितियों से भी हम आसानी से बचकर आ सकते। तो ये मुझे अपने जीवन में सतर्क रहने की प्रेरणा देती है। और साथ में बचपन की यादें भी जुड़ी हुई हैं इसके साथ। मेरे दादाजी मुझे ये कहानी अक्सर सुनाया करते थे और इसे सुनने से मुझे उनकी याद। तो ये मेरे लिए एक भावनात्मक जुड़ाव है। साथ में सादगी और गहराई भी है इस कहानी में, क्योंकि कहानी छोटी और सरल है लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है, जो कि बार बार सुनने के योग्य इस कहानी को बना दे। इसके बाद आपका प्रश्न है निर्णय। ठीक है, निर्णय करने का प्रश्न आपका किस तरीके से? राहुल तो निर्णय कर इसका। तो नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, बताइए कि इन स्थितियों में आप क्या, मतलब कुछ कंडीशंस दी गई हैं आपको, ऐसी परिस्थिति में आप होंगे तो आप क्या करेंगे। जैसे पहली कंडीशन दी है आपको कि खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में मैं अपनी बात लिख रही हूँ बेटे, आपकी बात कोई और भी हो सकती है। तो मैं अपने मित्र से शांतिपूर्वक बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि उसने अनजाने में नियम तोड़ा है। मैं उसे नियम समझाऊंगा और सुझाव दूंगा कि वो अगली बार ध्यान रखे। यदि ये छोटी सी भूल है और किसी को नुकसान नहीं हुआ है तो मैं उसे माफ करने के लिए कहूंगा, ताकि खेल का मजा बना। इसके बाद अगला है, एक सहपाठी को स्कूल में दूसरों द्वारा नाम ले लेकर के उसकी बुलिंग की जा रही, तो हम क्या करेंगे? मैं तुरंत हस्तक्षेप करूंगा और बुलिंग करने वालों से कहूंगा कि वे ऐसा करना बंद करें, क्योंकि ये गलत और दूसरों को ठेस पहुंचाने वाला होता है। मैं अपने सहपाठी का समर्थन करूंगा, से प्रोत्साहित करूंगा कि वो आत्मविश्वास बनाए रखे, और शिक्षक को इसकी सूचना दूंगा ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। अगला है, एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है उसमें आपका कोई साथी है वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे?
मैं अपना बता रही हूँ, मैं सहपाठी से निजी तौर पर बात करूंगा और पूछूंगा कि वो कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर उसके पास कोई समस्या है तो मैं उसकी मदद करूंगा या समूह के साथ मिलकर उसे सहायता दूंगा। लेकिन अगर वो जानबूझकर टाल रहा है तो मैं उसे उसकी जिम्मेदारी समझाऊंगा और शिक्षक से मार्गदर्शन भी लूंगा। अगला है, आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो गया है, तो आप क्या करेंगे? निर्णय मेरा क्या होगा? मैं दोनों मित्रों को शांत करूंगा और उनकी बात सुनूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि छोटी सी बात पर झगड़ा दोस्ती को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं एक निष्पक्ष समाधान सुझाऊंगा, जैसे कि माफी मांगना या बात को भूल जाना, और उन्हें एक साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित। इसके बाद अगला, एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा? मैं शिक्षक से विनम्रता पूर्वक बात करूंगा और सहपाठी की ओर से सच बताऊंगा यदि मुझे सही जानकारी। मैं अन्य सहपाठियों से भी साक्ष्य मांग सकता हूं ताकि सच्चाई सामने आए। मैं अपने सहपाठी का समर्थन करूंगा और उसे हिम्मत दूंगा कि वो सच। अगला, एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है, तो हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी? मैंने वो लिखा हुआ है, मैं अपने सहपाठी के पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा, उसका हौसला बढ़ाऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि हार जीत का हिस्सा है और उसने अच्छा प्रयास किया। हार जीत खेल का हिस्सा है ना। मैं उसे भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और कोई मजेदार गतिविधि सुझाऊंगा ताकि उसका मन बढ़े। अगला आपको दिया गया है, स्कूल में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा, तो मैं चर्चा में अपने सहपाठी को शामिल करने की कोशिश करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं उससे कोई सवाल पूछूंगा या शिक्षक से अनुरोध करूंगा कि उसे बोलने का मौका दिया जाए। मैं उसे निजी तौर पर प्रोत्साहित करूंगा कि वो अपनी राय बेझिझक साझा करे। अगला है, सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांग, किसी भी सब्जेक्ट में वीक है वो, तो निर्णय, मैं अपने सहपाठी की मदद के लिए समय निकालूंगा। मैं उसे विषय समझाऊंगा, उदाहरण दूंगा और अगर जरूरी होगा तो अपने नोट्स साझा करूंगा। मैं उसे नियमित रूप से अभ्यास करने और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अगर मुझे खुद भी वो विषय कठिन लगता होगा तो मैं शिक्षक या किसी अन्य मित्र की भी सहायता। तो ये हो गए आपके प्रश्न सारे के सारे कि इस स्थिति में अगर आप होंगे तो आप क्या करें। इसके बाद आपका प्रश्न है, सुनो कहानी। तो हमारे देश और विश्व में अनेक कहानियां लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों सालों से सुनते सुनाते रहे। इन कहानियों को लोक कथाएं कहते हैं। तो अपने घर या आसपास सुनी सुनाई जाने वाली किसी लोक कथा को लिखकर कक्षा में सुनाइए। आपने जिस भाषा में लोक कथा सुनी है या जिस भाषा में आप लोक कथा लिखना चाहें लिख सकते हैं। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्रित लोक कथाओं को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सबमिट कीजिए। तो मैंने आपके लिए एक लोक कथा लिखी है बेटे, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो मेरी लोक कथा है चतुर खरगोश और लालची शेर। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो इतना लालची था कि हर दिन एक जानवर को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और अपनी जान बचाने के लिए छिपकर रहते थे। एक दिन जानवरों ने आपस में सलाह की कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में कोई नहीं बचेगा। उन्होंने शेर के पास जाकर एक प्रस्ताव रखा। हे शेर राजा, जानवरों ने कहा, हम हर दिन एक जानवर को आपके पास भेज देंगे जिसे आप खा सकते, लेकिन इसके बदले आप जंगल में शिकार करना बंद कर दें। शेर को यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने हामी भर दी। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता। एक दिन बारी आई एक छोटे खरगोश की। खरगोश बहुत चतुर था। वो सोचने लगा, अगर मैं सीधे शेर के पास गया तो वो मुझे खा लेगा, मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी। खरगोश ने जानबूझकर देर की और दोपहर में शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। शेर भूख से तड़प रहा था और गुस्से में गरज रहा था। जब खरगोश गुफा के पास पहुंचा तो शेर चिल्लाया, तू इतनी देर से क्यों आया छोटे खरगोश, मैं तुझे अभी खा जाऊं। खरगोश ने डरने के बजाय शांत स्वर में कहा, शेर राजा, मैं समय पर निकला था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि वह इस जंगल का नया राजा है। मैं बड़ी मुश्किल से भागकर आपके पास आया हूँ। शेर को गुस्सा आया। उसने गरज कर कहा, कौन है वो शेर जो मेरे जंगल में राज करना चाहता है? मुझे अभी ले चल। खरगोश ने कहा, चले महाराज, मैं आपको उसकी गुफा दिखाता हूँ। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया जिसका पानी बहुत साफ था। उसने कुएं की ओर इशारा करके कहा, देखिए वो शेर उस गुफा में। शेर ने कुएं में झांका और पानी में अपनी ही परछाई देखी। उसे लगा कि यह दूसरा शेर है। वो जोर से गरजा और परछाई भी वैसे ही दिखी।
गुस्से में शेर ने परछाई पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। वह पानी में डूब गया और मर गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल वापस लौटा और सभी जानवरों को बताया कि अब वे सुरक्षित हैं। जानवरों ने खरगोश की चतुराई की तारीफ की और जंगल में फिर से शांति छा। इस कहानी से हमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, नैतिक संदेश क्या मिलता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से बड़ी समस्या हल की जा सकती है और लालच और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है और कमजोर भी अपनी शक्ति से शक्तिशाली को हरा सकता है। ये हमें इस कहानी से शिक्षाएं। आगे इसके बाद आपको दी गई हैं कुछ पहेलियां। तो नीचे कुछ पहेलियां दी गई हैं, इनके उत्तर आपको कविता में से मिल जाएंगे। पहेलियां पूछिए। पहली पहेली आपको दी गई है, नानी की बेटी है कौन, मामा की बहना है कौन, भार्या है पिता की कौन, भाभी है चाचा की कौन। तो ये है, सबको आपको समझ में आ गया होगा, माँ। ठीक है। अगला है, आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैला कर करता सैर, दो हैं जिसके पर और पैर। तो ये होता है पक्षी। अगला, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बस्ती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो ये नाम बताए। तो ये होती है सुरभि। सुरभि कहते हैं सुगंधित हवा को, जो कि कुछ जाती हवा के अंदर बस जाती है तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। तो ये था आपका अभ्यास कार्य इस पाठ से जुड़ा हुआ। इसके बाद खोजबीन के लिए आपको कहानी दी गई है, माँ कहे एक कहानी, आपको यूट्यूब पर भी एनसीईआरटी ने प्रोवाइड कराई है। साथ में हंस किसका, ये कहानी भी आपको प्रोवाइड की गई है और साथ में मैथिली शरण गुप्ता जी की एक कविता का पाठ भी आपको सुझाया गया है आपके सिलेबस में। आप इन तीनों लिंक्स को भी देख सकते हैं और साथ में आप ये वीडियो देख करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाकी के सारे पाठ एक ही जगह पर मिलते रहे। तो हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।